नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम ज़ैक हाशमी है और आप देख रहे हैं YBZ न्यूज़। इस वक्त पाकिस्तान में दो तरह के नैरेटिव्स बिल्ड हो रहे हैं। एक है राइट विंग का नैरेटिव और एक है लेफ्ट विंग का नैरेटिव। राइट विंग का नैरेटिव ये है कि ये एक्चुअली मार्का हक था, पाक फ़ौज ने अपनी जान पर खेल कर हम सबको बचा लिया और पाकिस्तान के असल हीरो हमारी पाक फ़ौज है। और दूसरा नैरेटिव ये है कि एक गिमिक था, एक ड्रामा था जो पाक फ़ौज ने, इंडियन फ़ौज ने और अमेरिका ने रचाया जस्ट टू किल 3 बर्ड्स फ्रॉम वन स्टोन। और पहली बर्ड कौन सी है? पहली बर्ड ये है कि सिविलियन ट्रस्ट विन किया जाए। दूसरी बर्ड ये है कि इंडिया और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट रेलेवेंट रहें और वो जो बजट डिमांड करते हैं, चूँकि बजट भी अभी अनाउंस होने वाला है जून में, वो बजट जो वो डिमांड करते हैं उसके हवाले से किसी को कोई एतराज़ ना हो। और तीसरी बात ये कि USA को ओबीडियंस शो करना वो भी मतलूब और मकसूद था और वो भी पूरा हुआ। इन दोनों नैरेटिव्स में से कौन सा नैरेटिव ठीक है, ये बात मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इस वक्त आप लोगों के सामने ये बात लेकर आया हूँ कि आम आवाम की ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। मैं अपने 7 साल के स्कैंडिनेविया के एक्सपीरियंस से आज आप लोगों को ये बताऊँगा कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट से एक वेलफेयर स्टेट बन सकता है। और अगर आप लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग इस बात से इख्तलाफ करते हैं तब भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा ज़ाती मानना यह है कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के अशराफिया चाहें तो पाकिस्तान एक वेलफेयर स्टेट बन सकता है। और मैं आज आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि कौन से स्टेप्स 3 फेज़ के अंदर पाकिस्तान ले तो पाकिस्तान 20 सालों के अंदर फ्रॉम अ सिक्योरिटी स्टेट फ्रॉम 2025 टिल 2045 इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ 20 ईयर्स। ये इस वक्त ये बात करने का सबसे अच्छा मौका है क्योंकि पाकिस्तान की जो सिविल इस्टेब्लिशमेंट है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो एक ही पेज पे हैं एंड दे वांट टू प्रोग्रेस, मेक पाकिस्तान अ बेटर प्लेस फॉर पीपल टू लिव। इस अच्छे गुमान के साथ मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम। Security to welfare, conflict and Pakistan's transition to a welfare state. आज का हमारा एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम टाइमलाइन देखेंगे, मई 2025 में कौन कौन से इवेंट्स हुए और पाकिस्तान और इंडिया ने उनको कैसे टैकल किया। उसके बाद हम देखेंगे की कॉजेज, इफेक्ट्स एंड रिएक्शंस। ये जो भी इंसिडेंट्स हुए इनकी वजूहात क्या थी, इनके असरात क्या हुए आवाम पर और गवर्नमेंट्स पर। फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान को कैसे ट्रांजिट किया जा सकता है फ्रॉम अ सिक्योरिटी स्टेट टू अ वेलफेयर स्टेट। उसके बाद फेस्ड पॉलिसी रिकमेंडेशंस और आखिर में चैलेंजेस एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चार्ट को देखिए, कंपैरिजन फॉर प्रोग्रेस। सो लैंड एरिया, सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान का लैंड एरिया कितना है। 770,880 स्क्वायर किलोमीटर्स। और डेनमार्क का कितना है? इट्स अराउंड 42,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 220 मिलियन और डेनमार्क की अराउंड 6 मिलियन। पाकिस्तान का GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये 348 बिलियन है और डेनमार्क की 355 बिलियन। इनकम पर पर्सन, GDP पर कैपिटा क्या है? $1,580 per year, which is 38 times less than Denmark, which is $61,350 per year. इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान और डेनमार्क की तकरीबन सेम है, 2 and 1.5।
अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो भी तकरीबन सेम है, पाकिस्तान का 6% है और डेनमार्क का 5%। पाकिस्तान की इंडस्ट्री क्या है? इट्स एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स एंड रेमिटेंसेस। और डेनमार्क की इंडस्ट्री क्या है? फार्मास्यूटिकल्स, शिपिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी। पॉलिटिकल सिस्टम, फेडरल पार्लियामेंटेरियन रिपब्लिक, दैट इज पाकिस्तान। और डेनमार्क का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद पार्लियामेंटेरियन सिस्टम। जुडिशल सिस्टम कैसा है? कॉमन लॉ विद इस्लामिक लॉ इन्फ्लुएंसेस। और डेनमार्क का सिविल लॉ सिस्टम है। मिलिट्री सिस्टम कैसा है? लार्ज पावरफुल मिलिट्री विद सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फॉर पाकिस्तान, एंड फॉर डेनमार्क इट इज स्मॉलर and professional military focused on NATO. Military influence significant with a history of military coups and behind the scenes power. Denmark में it's minimal with firm civilian control. तो ये मैंने आपको कंपैरिजन क्यों बताया है? पाकिस्तान और इंडिया की 65 में वॉर हुई, 71 में वॉर हुई, फिर 1999 में एक मार्का हुआ कारगिल का, और अब ये चौथा मार्का है विच इज़ मार्का हक एज डिक्लेयर्ड बाय द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इस सारे 70 सालों में आवाम को इससे क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, चाहे कोई राइट विंग का हो, चाहे कोई लेफ्ट विंग का हो, चाहे कोई सबको एक हक कहे या सबको एक बातिल कहे, सबको एक गिमिक कहे या इसको रियलिटी कहे, इस सब को स्ट्रेटेजिकली यूज़ करे, बाय करे ना बाय करे, बोथ केसेस में बॉटम लाइन क्या है कि अवाम की हालत कैसे सुधर सकती है। अप्रैल 2022 में पहलगाम टेररिस्ट अटैक होता है और 26 सिविलियन मारे जाते हैं। मई 7 को इंडिया का सिंदूर ऑपरेशन होता है, एयर स्ट्राइक्स इन पाकिस्तान। मई 8 एंड 9 को पाकिस्तान ऑपरेशन होता है बुनियानुन मरसूस। ये कुरान की एक आयत है, उसमें से सूरह असफ की आयत है गालिबन, वहाँ से ये वर्ड लिया है बुनियानन मरसूस। और ड्रोन और मिसाइल रिटालिएशन होती है। रूट्स ऑफ एस्केलेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। पाकिस्तान और इंडिया का आपको पता है एक मसला है कश्मीर है, इसमें आधा हिस्सा जो है वो कश्मीर का वो इंडिया के पास है, जिसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं, आधा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास है। ये जो कश्मीर है ये एक कॉन्फ्लिक्ट का ज़रिया है। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कभी इंडिया ये कहती है पाकिस्तान ने किया है और पाकिस्तान ये कहता है इंडिया ने खुद करवाया है, और अदर वे राउंड भी इस तरह की बात होती है। सच क्या है ये इंडिया और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता होगा। बहरहाल कश्मीर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा एक रिटेलिएटरी मिलिट्री डॉक्ट्रिन है कि ईंट का जवाब पत्थर से, सो आई फॉर एन आई। अप्रैल 2022 से मई 10 तक ये जो सारा मार्का हुआ, इसमें कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, आम लोगों को कितना नुकसान पहुंचा, 50 प्लस सिविलियंस, 60 प्लस सोल्जर्स ऑन बोथ साइड्स। इकोनॉमिक लॉस क्या हुआ, अक्रॉस $20 बिलियन GDP इम्पैक्ट, ट्रेड बैन्स हुए। डिप्लोमेटिक मसाइल क्या हुए, इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंड हुई, ये जो सिंध तास का मुआहदा है इसको सस्पेंड किया गया, और अभी इस हवाले से बात चल रही है। इंडिया ने ये कहा हमने पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दिया और हम फातह करार पाए। पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने इंडिया को नेस्तो नाबूद कर दिया और हम फातह करार पाए और उसको मार का हक कहा। मैंने अगेन कहा कि मैं किसी को सही या गलत नहीं कह रहा, लेकिन मेरा मकसद इस वक्त इस वीडियो बनाने का ये है कि अवाम की हालत को कैसे सुधारा जा सकता है। रिएक्शंस फ्रॉम लीडर्स, PM मोदी, अ फिटिंग रिप्लाई विल बी गिवन ऑन आर टर्म्स। उन्होंने ये ट्वीट किया। PM शरीफ, पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू सेल्फ डिफेंस। नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि वो एक्चुअली पाकिस्तान पे हमला नहीं करना चाहते थे। पाकिस्तान में जो टेररिस्ट साइट्स हैं और जो टेररिस्ट उनको वो मार रहे थे, और उनके लिए बड़ी हैरत की बात हुई कि पाकिस्तान ने उन पर हमला क्यों किया। इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या हैं? ट्रंप इंटरवीन करता है और वो सीज़ फायर करवाता है। चाइना
वो बेसिकली पाकिस्तान को उसने ही हैज़ गिवन ऑल द मिलिट्री सपोर्ट। इसके अलावा उसने मीडिएशन का भी ऑफ़र किया। मलाला calls for dialogues in UN. So these were the international reactions to this event. अब हम आते हैं हमारे असल मुद्दे की तरफ कि हम कैसे पाकिस्तान को, ये जो एक नैरेटिव है कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, बिल्कुल है, मैं इससे और आप इससे इख्तलाफ नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को कैसे सिक्योरिटी स्टेट से वेलफेयर स्टेट बनाया जाए कि उसकी सिक्योरिटी भी हार्म ना हो, यानी सिक्योरिटी भी रहे और पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट भी बने on a Scandinavian model. So, what are the goals? So, reduce military influence, increase welfare services, and sustainability. So, this is the main goal. इंस्पायरेशन क्या है? डेनमार्क्स हाई सोशल स्पेंडिंग एंड लेबर राइट्स। मैं डेनमार्क की मिसाल क्यों दी? क्योंकि मेरा 7 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं किसी के कहने पर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवा रहा। मेरा खुद का, मैंने 7 साल गुजारे हैं डेनमार्क में और मैंने डेनमार्क को देखा है, मैंने नॉर्वे को देखा है, स्वीडन को देखा है, स्विट्ज़रलैंड को देखा है, फिनलैंड को देखा है, और उस बेस पे मैं ये बात आप लोगों से कर रहा हूँ। यही वही कंपैरिजन शीट है जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की थी। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान वर्सेस डेनमार्क के स्टैट्स क्या हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट से एक वेलफेयर स्टेट बन सकता है इन 3 फेजेस। फेज़ 1 5 साल का है, फेज़ 2 5 साल का है, फेज़ 3 भी 5 साल का है। फेज़ 1 में क्या होगा? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होंगी, सिविलियन सुपरमेसी या मिलिट्री सुपरमेसी, आपने जो भी तय करना है, यानी अगर आपने चाइना का मॉडल अडॉप्ट करना है कम्युनिज्म का, आप वो भी कर सकते हैं। आपने यूएई, कतर, सऊदी जीसीसी का मॉडल इस्टेब्लिश करना है, आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको एक सुपरमेसी रखनी पड़ेगी, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो आपको एक को लीड करना पड़ेगा, एक को लैग करना पड़ेगा। तो डेनमार्क में सिविलियन सुपरमेसी है। अगर आप सिविलियन सुपरमेसी को एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स ग्रेट। अगर मिलिट्री सुपरमेसी को आप एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन कोई एक सिस्टम को इस्टेब्लिश करना होगा। वो हम अब कर लें या हम अब से 100 साल बाद कर लें। फ्री इलेक्शंस, फेयर जुडिशरी ट्रायल्स। अगेन, ये जो इलेक्शंस हैं ये मिलिट्री साइड पे भी हो सकते हैं, सिविलियन साइड पे भी हो सकते हैं। आप सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं तो सिविलियन इलेक्शंस होंगे, फिर सिविलियन जुडिशरी ट्रायल्स होंगे। अगर आप मिलिट्री सुपरमेसी चाहते हैं तो फिर वो मिलिट्री इलेक्शंस होंगे और मिलिट्री जो है वो ट्रायल्स होंगे। मिलिट्री इलेक्शंस मतलब रेफरेंडम होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हैं? बजट रीएलोकेशन फ्रॉम मिलिट्री टू सिविलियन। तो अगर ये तय पा गया, दोनों पार्टीज ने ये तय कर लिया कि जी हम लीड करेंगे और आप लैग करेंगे, तो जो लीड कर रहा है उसकी तरफ बजट एलोकेशन होगी। अगर मिलिट्री ने तय कर लिया कि वो लीड कर रही है तो बजट एलोकेशन ज़्यादा उसकी तरफ होगी। अगर सिविलियंस ने तय कर लिया कि वो लीड कर रहे हैं तो बजट एलोकेशन उनकी तरफ होगी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम्स, कंट्रोल्ड एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस। टैक्सेशन लेने के सिस्टम्स जो अब तो बहुत आसान हो गया है आफ्टर एआई, कि यू कैन डू इट थ्रू नादरा by integrating auto debit taxation system. So now it's very much possible, अगर हम लोग करना चाहें तो it is possible। और जैसे मैंने कहा कि स्कैंडिनेविया में ये हो रहा है। सोशल रिफॉर्म्स क्या होंगी? यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, एटलीस्ट ग्रेड 1 to 12 एक एजुकेशन होगी। यू हैव टू एक्सपैंड हेल्थ एंड ईज, सेहत एंड सहूलत, एंड यू हैव टू हैव unemployment benefits when it comes to jobs and startups, which is very important. फेज़ 2 की रिफॉर्म्स कैसे होंगी? 5 से 15 साल में। सो इस वक्त जो हुकूमत और मिलिट्री, दे आर ऑन द सेम पेज ऑफ प्रोग्रेस। द मोस्ट अलाइंड सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की जो है, प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, दे ऑन द सेम पेज। सो इस वक्त बेहतरीन स्ट्रेटजी ये लोग बना सकते हैं कि ये अगले 10 साल में एक स्टेबिलिटी ले आएँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक्सटेंशन लेनी है, नो प्रॉब्लम, वो 10 साल तक रहें मज़े से। प्राइम मिनिस्टर
जो है वो 10 साल तक रहें मज़े से, नो प्रॉब्लम। वैसे भी तो इलेक्शन हम लेट करवाते ही हैं, कभी कोई बहाना करके, कभी कोई बहाना। आइन को वैसे भी तो हम पामाल करते ही हैं, कभी कोई बात करके, कभी कोई। तो 10 साल जैसे मुशर्रफ को दिए थे, इस सारे सेटअप को भी, ये जो एक मशीनरी है उसको भी दे के देख लें, ताकि पाकिस्तान एक ट्रैक पे चला जाए। फेज 2 रिफॉर्म्स, सोशल सेफ्टी नेट्स, एक्सपैंड बिसिप। बिसिप क्या है? ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो बहुत ज़बरदस्त है, उसको एक्सपैंड करना है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लेके आने हैं। हाउसिंग अफोर्डेबल कोऑपरेटिव्स, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनानी है जो अफोर्डेबल हाउसिंग हो। अब अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या है? आ, सारे स्कैंडिनेविया में लकड़ी के घर बनते हैं। दे आर ग्रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर economical, they are not that much expensive, and that is affordable housing। तो इस वक्त आप जो है वो टाइनी हाउसिंग, प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग और ग्रीन हाउसिंग, विच इज़ बेसिकली गो ग्रीन कॉन्सेप्ट। सो उस ऑर्गेनिक हाउसिंग की तरफ हम जा सकते हैं, विच इज़ बेसिकली अ ग्रेट स्ट्रैटेजी टू मूव फॉरवर्ड। अगर हमने सीमेंट गारे के घर और लेंटर डालना वो एक मसला है, तो हम लकड़ी के घर बना सकते हैं, एंड दैट इज बीइंग डन इन स्कैंडिनेविया। लेबर मिनिमम वेज जो है वो डिसाइड करनी होगी, इतनी जिससे एक सब्सटेंशियल लेवल पे एक इंसान रह सके। 33% जो है वो पार्लियामेंट में और ख़वातीन होंगी। ख़वातीन का भी उतना ही राइट है जितना मर्द हजरात का है, लेकिन यह है कि मर्द जो है वो थोड़े से ज़्यादा होंगे, ख़वातीन थोड़ी सी कम। अगेन वो लैड और लीग का फार्मूला आएगा। 15 से 20 सालों में क्या होगा? ग्रीन एनर्जी, 60% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बाय 2040। सो आपका जो बेसिकली रहन सहन है, दैट हैज़ टू गो ग्रीन। कैसे? आप फार्मिंग पे फोकस करेंगे, आप गो ग्रीन हाउसिंग पे फोकस करेंगे, आप गो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस करेंगे। आपकी जो एनर्जी होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होगी। जैसे अभी पाकिस्तान में एक ट्रेंड है सोलर पैनल्स का, विच इज़ वेरी गुड। इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडाइज करे, सपोर्ट करे। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स, जैसे डेनमार्क, अगेन मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये सिटी ऑफ बाइसिकल्स है। लोग बाइसिकल्स पे सफ़र करते हैं, तो जितना एरिया बाइसिकल्स पे कवर हो सकता है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उस पर सफ़र किया जाए। हम बेसिकली इन कम्प्लेक्सेस से बाहर निकलें कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, इससे जो है वो हमारा हमारा जो है वो सर, हमारी नाक वो ऊंची होगी। इससे हमें बाहर आना होगा, रियलिटीज़ को फेस करना होगा और अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने होंगे। इंडिविजुअल्स भी ये करें और गवर्नमेंट लेवल पे भी यही हो, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले 20 साल में पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ टेक ऑफ कर जाएगा, बल्कि आम आवाम तक ये सारी सहूलतें पहुंच जाएंगी। और जैसे मैंने जंग का कहा कि पाकिस्तान इंडिया की जंग, अगर वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। जब वो डिसाइड कर लें कि हम लीड करें और हम लैग करें, तो अगर कोई एक सोच रहा है, कोई गिमिक्स कर रहा है, तो वो गिमिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। और कोई जेनवनली सोच रहा है कि यार कोई जेनवन टेररिस्ट हैं, तो वो दोनों कंट्रीज मिलकर उन टेररिस्ट का मुकाबला करें और उनको जो है वो एलिमिनेट किया जाए। ग्रीन एनर्जी, इसके बारे से मैंने आपसे बात की। रीफॉरेस्टेशन, ये सुनामी ट्री प्रोजेक्ट, 10 बिलियन सुनामी ट्री प्रोजेक्ट, ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया जाए। नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट्स, ये दे प्रमोट बेसिकली ग्रीन प्रोजेक्ट्स, यू नो। नॉर्डिक, यू कैन आस्क फॉर नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट्स फॉर स्टार्टअप्स एंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स। जैसे मैंने आपको एक मिसाल हाउसिंग की थी। अब पाकिस्तान में जितनी हाउसिंग है, अगर वो सब ग्रीन पे चली जाए और टाइनी होम्स पे चली जाए और प्री फैब्रिकेटेड होम्स पे चली जाए, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। बजाय कि ये सोच के कि हम वो जो एक हमारे अंदर एक चौधराहट और हमारे अंदर जो एक एक शहानापन है, हम उसको, उस डिल्यूजन में से निकलें और हम रियलिटी को फेस करें, इंडिविजुअल लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी।
एंड देन वी हैव टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। चाइना हमारे साथ सामने एग्जांपल है। वी हैव टू मैन्युफैक्चर, वी हैव टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम होम्स। सो स्मॉल फैक्ट्रीज, जो होम फैक्ट्रीज हैं, हर शख्स जो है वो कोशिश करे कि वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाए। Then you have to increase exports. You have to rely less on imports. सेल्फ सस्टेनेबल, अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं भी करना, फॉर इंस्टेंस आप पहले 5 साल में एक्सपोर्ट नहीं भी करते, पहले 10 साल में एक्सपोर्ट नहीं भी करते, कोई मसला नहीं। आप अपनी इम्पोर्ट्स को कम करें। आप जो कुछ बना रहे हैं वो उसको सेल्फ सस्टेनेबल कर लें। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो गो ग्रीन कॉन्सेप्ट पे अपनी हुकूमत को चलाए और जो मिलिट्री और सिविल इस्टेब्लिशमेंट है आपस में तय कर ले कि किसने लीड करना है, किसने लैग करना है, उस हिसाब से फिर बजट एलोकेशन हो और गो ग्रीन कॉन्सेप्ट पे जाया जाए, तो ये पॉसिबल है। और मुझे कोई शक नहीं शहबाज शरीफ साहब या जनरल आसिम मुनीर की नीयत पे मुझे पूरा यकीन है कि वो चाहेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के लोग तरक्की करें। लेकिन जो सहूलियात DHA में है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो सहूलियात जो ऑफिशल्स हैं मिलिट्री के, जो सहूलियात जज हजरात को हैं, जो सहूलियात और गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी को हैं, वही सहूलियात, उस जैसी सहूलियात जो हैं वो आम आवाम तक भी पहुंचनी चाहिए। अगर 100% नहीं तो एटलीस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ डेनमार्क में जो लाइफस्टाइल एक आम इंसान का है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का भी उतना ही वैसा ही लाइफस्टाइल है। वो भी अपने घर का खाना खुद बनाती है, वो भी अपनी 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 ज़िंदगी को, वो भी साइकिल चला के, उसको दफ्तर में जाने में कोई मुज़ायका नहीं है। सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ना जाए वो एक अलग बात है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारती है जैसे यहाँ पे और बहुत से लोग गुजारे हैं। और ये जो डेनमार्क है, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो यहाँ के लोग वाइकिंग्स थे। इनका काम ही ये था कि बहरी कज़ाक थे। इनका काम ही ये था, इनका बिजनेस ही ये था कि लोगों को लूटा करते थे। जो भी लोग ट्रेड करने के लिए आते थे समुद्री रस्तों से, उनको ये लूटते थे और यही इनका काम था। इन्होंने 100 साल के अंदर अपनी हिस्ट्री से सीखा और ये चेंज हो गए। और ये चेंज इंडिविजुअल लेवल पे आया। पहले मुझे एज अ पाकिस्तानी चेंज होना है, फिर मैंने ये चेंज अपने घर पे इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद फिर ये मोहल्ले पे इम्प्लीमेंट होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कॉलोनी पे इम्प्लीमेंट होगा। हमें दोनों स्केल से, यानी कि इंडिविजुअल लेवल से भी हम इस चेंज को लेके आएंगे और ऊपर से जो गवर्नमेंट है उस वो भी चेंज को डेलीगेट करेगी। और ये तब होगा जब एक म्यान में एक तलवार होगी, दो नहीं। ये मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर आपके पास कोई बेहतर राय हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने नेक नियति से ये तय कर लिया कि हम ये करना चाह रहे हैं तो इसमें चैलेंजेस क्या होंगे। सबसे पहला, मिलिट्री रेजिस्टेंस। मिलिट्री इस वक्त, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो पिछले 70 साल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुल्क को रूल कर रही है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री को हमें इंगेज करना होगा। जितने भी प्रोजेक्ट्स हम लगाएं, अगर तो ये तय हो गया सिविल इस्टेब्लिशमेंट में कि वो लीड करेंगे और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लैग करेगी, तो फिर ये जितने भी प्रोजेक्ट्स लगेंगे, जैसे SIFC है, CPEC है, क्रिप्टो है, IT है, AI है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें एक पोर्शन ऑफिशियल्स का, जो रिटायर्ड फौजी हजरात है उनका होगा, जो वर्किंग, यानी उसमें से जो भी रेवेन्यूज़ आएंगे वो डिवाइड होंगे, रेवेन्यू शेयरिंग होगी। अभी भी तो हो रही है, इस वक्त भी तो हो रही है, उस वक्त भी जो है वो एक बाहमी रजामंदी से ये काम होगा। और अगर मिलिट्री कहती है कि नहीं हमने लीड करना है, आप लोग जो है फेस पे रहें, आप लोग जो है वो, जैसे इस वक्त का जो हाइब्रिड सिस्टम है, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन इस केस के अंदर जो है वो मिलिट्री आगे आएगी और वो मेक श्योर करेगी कि जितना भी बजट जो इस वक्त पार्लियामेंट पे लग रहा है, इस वक्त जुडिशरी पे लग रहा है इस वक्त, वो उसको कम करे और उसको आवाम तक लेके जाए। तो इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन एंड निया। अगर तो हम लोग ये करना चाहते हैं तो रास्ते बहुत हैं, और अगर हमने नहीं करना तो फिर एक्सक्यूजेस भी बहुत हैं, पर नियतों का हाल से अल्लाह जानते। कोप टैक्स एवेजन, AI ऑडिट्स हो, ब्लॉकचेन, ऑटो डेबिट टैक्सेशन हो,
जिससे बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन होगी। आप का हर इंडिविजुअल का एक एनएफटी होगा, उस एनएफटी के साथ बेसिकली एक ब्लॉकचेन एसोसिएटेड होगा, उस ब्लॉकचेन के साथ उसकी इनकम एसोसिएट होगी। तो जितनी भी इनकम आएगी फिजिकल या डिजिटल, उस पर टैक्सेशन जो है वो ऑटो डेबिट होगी। एंड इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ये एक सिस्टम है। अगर आप इसको 10 लोगों पे अप्लाई कर देंगे तो ये 10 मिलियन लोगों के लिए भी वैलिड हो जाएगा। अगर सिस्टम्स हम इन प्लेस कर देंगे तो सिस्टम जो है वो फिर वर्क करना शुरू कर देंगे। कल्चरल शिफ्ट, वेलफेयर एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड जैसे मैंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, जॉब एंड स्टार्टअप इंश्योरेंसेस। सो ये आवाम को सहूलत मिलेगी। इस वक्त अगर 30,000 करोड़ किसी की इनकम है डेनमार्क में, वो जो ज़िंदगी गुजार रहा है उसके पास सारी बेसिक सहूलियात हैं। उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो क्रॉसी कर रहा है, उसके सर पे छत है, उसका हेल्थ कवर्ड है, उसके पास एक सवारी है, उसके पास जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उनको एंजॉय कर रहा है, वो घूम फिर भी लेता है, खा पी भी लेता है। 30,000 रुपये अगर किसी के पास पाकिस्तान में है तो वो उसका बिल ही 1 लाख रुपए आ जाता है बिजली का। हमने ये कोशिश करनी है कि वैल्यू फॉर मनी लोगों तक पहुंचे। रिलीजन को यूज करना है एज अ बॉन्डिंग फोर्स, ना कि एज अ टूल ऑफ chaos. So you have to use Islam as a tool to unite and bond and not sects and chaos. So basically इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह पर ये पाकिस्तान बना, हम सब मुसलमान हैं और ये हमारी एक बाउंडिंग फोर्स बने। हम देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, हम इन तफरकों में ना बटें। ये हमारा एम होना चाहिए हम सब का। अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम वन सिंगल पर्सन। पॉपुलेशन एसेट, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ एन एसेट, सो यूज एज इंटेलेक्ट एसेट नॉट एज अ सोशल लाइबिलिटी। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ये एक बहुत बड़ा एसेट है। जो पॉपुलेशन है अगर ये एजुकेट हो जाए, अगर इनको पढ़ा दिया जाए, इन लोगों को शऊर दे दिया जाए, इन लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि हम कि ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या सिविल इस्टेब्लिशमेंट है या ये दोनों मिलिट्री सिविल इस्टेब्लिशमेंट है, हाइब्रिड सिस्टम है, कोई लीड कर रहा है कोई लैग कर रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है। मसला है कोई लेग पुलिंग कर रहा है, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, एक दूसरे के जो है हक पर डाका डाल रहे हैं। अगर ये थॉट प्रोसेस होगा तो आवाम का ट्रस्ट ख़राब होगा। जैसे मैंने कहा, इस वक्त आप ट्विटर पे जाएं, आपको दोनों तरह की राय मिलेंगी। एक वो लोग जो इसको मार का हक कहते हैं और एक वो लोग जो कहते हैं कि ये एक ड्रामा हुआ। आप लोग अपनी राय से मुझे आगाह करें इंशाल्लाह। फाइनल कंक्लूजन वो ये है कि बैलेंसिंग सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है, पाकिस्तान के एक साइड पे इंडिया है, एक साइड पे अफ़गानिस्तान है, एक साइड पे ईरान है। सो पाकिस्तान की जो लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से पाकिस्तान को सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स रहेंगे, सिक्योरिटी कंसर्न्स रहेंगे, उससे किसी को इनकार नहीं। सिर्फ एक बैलेंस क्रिएट करना है। और बैलेंस कैसे क्रिएट होगा? पाकिस्तान में हर इंसान ऊपर से लेके नीचे तक कोशिश करे कि वो एक दूसरे को हक दे, एक दूसरे का हक ना ले। और इस स्टार्ट से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो चेंज होना शुरू होंगी। ये कोई मुआवजा नहीं है, मैंने आपको बताया डेनमार्क में ये हुआ, यहाँ के लोग राज़न थे, ये चेंज हुए। अगर ये हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन नीड्स डिप्लोमेसी एंड इक्विटी। डिप्लोमेसी भी चलेगी और इक्विटी भी। यानी जैसे मैंने कहा, इक्विटी क्या है? इट इज़ एन एसेट एसोसिएटेड टू अ लाइबिलिटी। जैसे अगर पॉपुलेशन आपको लाइबिलिटी लग रही है तो उसमें एक एसोसिएट एसेट भी तो है, वो जो इंटेलेक्ट है। और दूसरी बात, वेलफेयर स्टेट रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। सो वेलफेयर स्टेट के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो भी सिस्टम बना हुआ है, इस वक्त जो भी हुकूमत काम कर रही है, जो भी मशीनरी काम कर रही है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है, ये साथ काम करें। ये 2 साल बाद, 3 साल बाद दोबारा से हम इलेक्शन की तरफ ना जाएं।
मेरी राय ये है कि कम से कम 5-10 साल ये काम करें। और मैं बिल्कुल अनबायस्ड बात कर रहा हूँ। मुझे मेरे लिए रिस्पेक्ट है अपनी जुडिशरी की, रिस्पेक्ट है अपनी इंटेलिजेंस की, आर्मी की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, पीटीआई हो, चाहे पीएमएलएन हो, चाहे काफ लीग, नून लीग, whatsoever, जमात इस्लामी, आई हैव नो प्रॉब्लम विद एनी ऑफ देम। व्हाट आई एम सेइंग इज कि पाकिस्तान is now in a better position to progress. So let's progress. Assalamu alaikum.